हेलो दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा गया सभी शिफ्ट का साइंस का सॉल्यूशन। और आज हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वह है 9 मार्च 2026 का शिफ्ट नंबर 1 का ये सॉल्यूशन होने वाला है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त करके रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आज का प्रश्न करने के पहले हम बात करेंगे कल के होमवर्क के बारे में। और कल हमने आपको होमवर्क दिया था कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह वायवीय शोषण करता है। यही आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका कि नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जिसका काम नाम यहाँ पे क्या होगा, तो जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अगर बात करेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ग्लूकोज का विखंडन करना। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन पचने के बाद बनता है ग्लूकोज, जिसका कि फॉर्मूला होगा C6H12O6। और यहाँ पे सांस के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंचेगा, तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचेगा ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन में ये जो आपको दिखा ग्लूकोज, ग्लूकोज का होगा विखंडन। कहने का मतलब क्या, ग्लूकोज जलेगा, मतलब ग्लूकोज का होगा विखंडन ऑक्सीजन के उपस्थिति में। और यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज करेगा, तो यह रिलीज करता है एटीपी के रूप में ऊर्जा। क्या रिलीज करेगा, तो यह जो ऊर्जा रिलीज करता है, जिसके कारण जो है हम किसी भी शारीरिक काम, मानसिक काम, हम कोई भी काम को कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो रिलीज होता है कहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए तो यहाँ पे जो ऊर्जा रिलीज करता है ना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस भी कहते हैं। इसलिए आपका जो उत्तर होगा वह माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही होगा। और इस प्रश्न का उत्तर देने वाले मात्र 2 विद्यार्थी हैं, एक है सुशांत, एक है ट्रम्प चाचा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको आज की क्लास में भी होमवर्क दिया जाएगा। आज का यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि ध्वनि तरंग की प्रबलता और मृदुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको ढूंढना है गलत कथन। और किसके बारे में, तो ध्वनि तरंग। यहाँ पे पहला कथन आपसे पूछा है कि प्रबल ध्वनि का आयाम मृदु ध्वनि की तुलना में अधिक होता है। ये आपसे पूछा गया क्या, कि प्रबल ध्वनि का जो आयाम होगा वह मृदु ध्वनि की तुलना में अधिक होता है। तो आइए हम यहाँ पे आपको पहले समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट में, इधर वाले पार्ट में जो दिखा ना, यहाँ पे देखिए एक है मृदु ध्वनि और यहाँ पे है प्रबल ध्वनि। अब इसमें अंतर क्या है, तो आप देखेंगे कि ये सबसे पहले ये जो आपको दिखा ये क्या है, ये है ध्वनि तरंग का ग्राफीय निरूपण। क्या है ये? ध्वनि तरंग का ग्राफीय निरूपण। उसके बाद ये जो आपको सीधा ये एक चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह जो आपको दिखा ये क्या है, ये है माध्य स्थिति। ये क्या है? ये होता है माध्य स्थिति। और ध्यान दीजिएगा, और ये क्या है, तो ये माध्य स्थिति से ये जो कण कितना ऊपर गया है, ध्यान दीजिएगा पे कि माध्य स्थिति से कोई भी कण कितना ऊपर गया है या कितना नीचे आया है उसे ही कहते हैं आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड। ये क्या हो गया, तो ये हो गया आयाम। ये बात आपको समझ में आया। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा में यहाँ पे ये भी हो गया माध्य स्थिति। उसके बाद माध्य स्थिति से कितना ऊपर यहाँ पे गया है कण या कितना नीचे आया है उसे ही कहते हैं आयाम। क्या कहेंगे? इसे कहते हैं आयाम। ये बात आपको समझ में आया। तो आप बताइए कि ऊपर का आयाम ज्यादा है, ऊपर वाले में, अरे ए नंबर वाला में आयाम ज्यादा है या बी नंबर का आयाम ज्यादा है, तो आप कहेंगे ए नंबर का आयाम कम है और बी नंबर का आयाम क्या है, ज्यादा है। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब होता है आयाम कम तो उस ध्वनि को कहते हैं सॉफ्ट साउंड, यानी कि मृदु ध्वनि। आयाम होगा कम तो वो होगा मृदु ध्वनि, और आयाम होगा अधिक तब उसे कहते हैं प्रबल ध्वनि। ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आया तो अब यहाँ पे आइए आप कह सकते हैं अगर प्रबल ध्वनि होगा तो इसका आयाम क्या होता है, आयाम वह जो है मृदु ध्वनि की तुलना में अधिक होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको समझाएं यह कथन बिल्कुल सही है। लेकिन आगे कहा गया है कि प्रबल ध्वनि में मृदु ध्वनि की तुलना में ऊर्जा कम होती है। जी नहीं दोस्तों, यह कथन बिल्कुल गलत कहा गया। क्यों? क्योंकि जो मृदु ध्वनि है ना, मृदु ध्वनि
उसमें जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा वह क्या होगा, ऊर्जा होता है कम। लेकिन जो प्रबल ध्वनि होगा ना, इसमें होता है ऊर्जा, यहाँ पे क्या ऊर्जा होगा प्रबल ध्वनि में ज्यादा। तो प्रबल ध्वनि में ऊर्जा ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। ये कथन क्या होगा, तो गलत होगा। अच्छा, आगे कहा गया है कि ध्वनि तरंग की प्रबलता हमारे हृदय की उस ध्वनि के प्रति अनुक्रिया की माप है। जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत कहा गया है, क्योंकि जो ध्वनि तरंग की जो प्रबलता होता है वह क्या होगा, तो हृदय नहीं होगा। वह क्या होगा, कान में जो संवेदना यहाँ पे होता है ना उत्पन्न, उसे ही उसके द्वारा ही हम निकालते हैं कि कोई ध्वनि प्रबल है या कोई ध्वनि क्या है, तो अधिक प्रबल है या तो कम प्रबल है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे, यहाँ पे हृदय होगा क्या, जी नहीं, हृदय नहीं, कान होगा यहाँ पे। तो यह भी कथन क्या है, तो गलत होगा। आपसे पूछा कौन सा कथन गलत है, आप कहेंगे 2 नंबर और 3 नंबर वाला जो कथन है, यही कथन क्या है, तो गलत है। आगे देखिए, आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है 3 न्यूटन, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा पर भार और पृथ्वी पर भार के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा पर भार होगा, किसी भी वस्तु का जो भार होगा, चंद्रमा पर भार, पता है वह कितना होगा। चंद्रमा पर जो भार होता है वह क्या होगा, तो वह जो है पृथ्वी का भार का होता है 1/6 गुना। मतलब 1/6 गुना क्या होगा, 1/6 गुना कम होता है चंद्रमा पर भार किसी भी वस्तु का पृथ्वी के तुलना में। लेकिन चंद्रमा पर भार आपको दिया है 3 न्यूटन, क्या दिया है, 3 न्यूटन आपको दिया है। और आपसे पूछा गया पृथ्वी पर भार, क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा गया है यहाँ पे पृथ्वी पर, अच्छा ये पृथ्वी का भार लिखा गया है, ये होगा पृथ्वी पर भार। तो पृथ्वी पर भार क्या है, यहाँ पे 1/6 होगा। और ये जब 6 है, यहाँ पे 6 को इधर लेके आइएगा तो ये 3 में गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 कितना, तो 18 न्यूटन। मतलब 18 न्यूटन बराबर हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा पृथ्वी पर भार का। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया, अगर किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार है 3 न्यूटन, तो पृथ्वी पर उसका जो भार होगा वह हो जाएगा 18 न्यूटन। आपका उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, आपसे पूछा गया है कि कौन सा कारक मुख्य रूप से मधुमक्खी पालन में उत्पादित शहद की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करता है। देखिए, आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा गया है कि जो जो यहाँ पे मधुमक्खी पालन होता है, जिसमें कि शहद का उत्पादन होता है, वही जो शहद का उत्पादन होगा उसका जो गुणवत्ता होगा कि, और उसका जो मात्रा, शहद की जो मात्रा होगा वह जो है किस चीज के ऊपर यहाँ पे निर्भर करता है, वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको, ये फूलों के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है इसका गुणवत्ता। क्या, कहाँ पे ये निर्भर करेगा, तो फूलों के प्रकार के ऊपर। मतलब अगर अच्छे प्रकार के फूल मिलता है तो जो शहद होगा वो क्या होगा, तो अच्छा गुणवत्ता वाला होगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे इसका मात्रा के बारे में ना, तो मात्रा क्या होगा, तो ये जो मकरंद होता है, मकरंद का जो संग्रहण करता है मधुमक्खी, उसके लिए बहुलता, मतलब अगर वहाँ पे आसपास मधुमक्खी जहाँ पे है, उसके आसपास अगर यहाँ पे फूल की संख्या बहुत ज्यादा है ना, तो वहां से जो मकरंद होगा उसको अधिक संख्या में इकट्ठा किया जाएगा। अगर अधिक संख्या में इकट्ठा किया जाएगा तो जो शहद का उत्पादन है वह क्या होगा, तो बहुत ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे तो आपका उत्तर जो होगा यहाँ पे वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बातें हम यहाँ आपके लिए लिख भी दिए हैं, आप एक बार इसे देख लेंगे। हम अगला प्रश्न के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे आगे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक विशेषता उपकला उत्तक यानी कि इपिथेलियल टिश्यू को एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करने की सुविधा देता है। दोस्तों, ये जो उपकला उत्तक होता है ना, पता है इसका काम क्या है। तो पहली बात, ये उपकला उत्तक कहाँ पे होता है, तो हमारा शरीर का जो त्वचा होगा, हमारा शरीर का जो त्वचा होता है उसके ऊपर होता है उपकला उत्तक। कहने का मतलब क्या, कि अगर हम देख लें एक बार कार्य को कि उपकला उत्तक का कि काम क्या है, तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से बिल्कुल बन जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे कि उपकला उत्तक का कार्य क्या होगा, तो उपकला उत्तक का मुख्य कार्य होता है क्या, तो ये शरीर का जो बाहरी अंग जैसे कि त्वचा हो गया और आंतरिक अंग का जो परत होता है ना, उसको ढकना काम है इसका, और उसको जो है सुरक्षा प्रदान करना काम है किसका, तो उपकला उत्तक का। यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि उपकला उत्तक का काम क्या होगा, तो जो यहाँ पे त्वचा होगा वहां पे होता है, और आंतरिक अंग के परत हो गया और ये त्वचा हो गया, उसको ढकना हो जाएगा और उसको क्या है, तो सुरक्षा प्रदान करना।
ये बात समझ में आया। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना और किसके लिए, यह जो है बाहरी वातावरण और शरीर के आंतरिक अंगों के बीच एक रक्षात्मक दीवार के बैरियर की तरह ये काम करता है। मतलब शरीर के बाहरी वातावरण से किसी भी पदार्थ को शरीर के अंदर क्या होगा तो ये उपकला ऊतक जाने नहीं देता, बैरियर का काम करता है। ये बात आपको समझ में आया। अब यहाँ पे सुनिएगा आप कि आप यहाँ लिखा गया क्या, तो एक मजबूत सुरक्षात्मक परत बनाने के लिए यह जरूरी है कि ऊतक के बीच में कोई खाली स्थान या छेद ना हो। उपकला ऊतक की कोशिकाएं आपस में बहुत कसकर जुड़ी होती है और उनके बीच अंतरा कोशिकीय स्थान बिल्कुल ना के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या, कि अगर किसी भी ऊतक का यहाँ पे काम है क्या करना, तो सुरक्षा प्रदान करना। किसी भी ऊतक का काम अगर सुरक्षा प्रदान करना है तो यहाँ पे ये जरूरी होगा कि जो ऊतक होगा, ऊतक का जो कोशिका होगा ना, वह बिल्कुल सटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ पे छेद नहीं होना चाहिए, कोई भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा, तो खूब अच्छे ढंग से ये सुरक्षा कर पाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका जो कोशिका होगा उसके बीच में जो अंतर कोशिकीय स्थान होगा वह क्या होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब अगर अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन को पढ़ करके तो आपको पता चलेगा कि कोशिकाएं कम से कम अंतर कोशिकीय स्थान के साथ कसकर संकुलित यहाँ पे संकुलित होती है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा यही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे और आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान केवल आयनिक यौगिकों पर अनुप्रयुक्त होता है, सहसंयोजक यौगिक पर नहीं। आइए इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं ये है क्या। हम अगर इसके बारे में बात करेंगे तो आपको याद रखना होगा कि जो सूत्र इकाई यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसका, तो सूत्र इकाई द्रव्यमान का। किसका, तो सूत्र इकाई द्रव्यमान का अगर हम बात करेंगे ना, तो सूत्र इकाई द्रव्यमान जो होगा वह किसका होगा, तो वह केवल होता है आयनिक यौगिक का। किसका होगा, तो केवल होगा यहाँ पे आयनिक यौगिक का होगा सूत्र इकाई द्रव्यमान। और अगर हम बात करेंगे सहसंयोजक यौगिक के लिए तो यह क्या होता है, तो इसके लिए होता है आणविक द्रव्यमान। क्या होगा, तो इसके लिए होगा आणविक द्रव्यमान। तो किसके लिए, तो सहसंयोजक यौगिक के लिए। किसके लिए हो जाएगा यहाँ पे, तो सहसंयोजक यौगिक के लिए ये हो जाएगा। पहली बात आप यहाँ पे समझेंगे, आपको क्या समझना है, यहाँ पे सूत्र इकाई द्रव्यमान है और आणविक द्रव्यमान है। दोनों तो दोनों एक ही चीज है। सूत्र इकाई द्रव्यमान है और आणविक द्रव्यमान दोनों क्या है, बस एक ही चीज है। बस जब आयनिक यौगिक के लिए लगेगा तो उसे कहते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। और जब आणविक द्रव्यमान, अच्छा, जब यहाँ पे सहसंयोजक यौगिक के लिए लगेगा ना, तो इसे कहते हैं आणविक द्रव्यमान। पहली बात आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम आपको बताने का कोशिश करेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में, तो हम यहाँ पे एक आयनिक यौगिक को लेते हैं जिसका कि नाम है सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। अगर हम आपसे पूछेंगे इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ये जो सोडियम है ना, सोडियम सोडियम का जो भी द्रव्यमान होगा उसे लिखेंगे। और सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा, तो सोडियम का द्रव्यमान होता है यहाँ पे 23U प्लस। क्लोरीन का द्रव्यमान क्या होगा उसे भी लिखेंगे, तो क्लोरीन का द्रव्यमान होता है यहाँ पे 35.5U। क्या होगा, 35.5U। अगर आप इसे जोड़ देते हैं तो ये निकल करके कितना आएगा, ये निकल करके आएगा कितना, तो ये 5 3 8 हो जाएगा और ये 5 हो, मतलब क्या, ये 58.5U निकल करके आएगा। यही जो निकाल दिए हैं इसे ही कहते हैं आयनिक यौगिक। इसे क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे। और जैसे कि अब बात करेंगे सहसंयोजक यौगिक के बारे में, जैसे कि हो गया यहाँ पे CH4 हो गया सहसंयोजक यौगिक। अगर हम ऐसे ही करके इसका भी निकाल दें यहाँ पे कि द्रव्यमान कितना होगा, तो इसे कह देते हैं आणविक द्रव्यमान। तो आपको समझ में आ गया। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा वह केवल आयनिक यौगिक पर ही प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही कहा गया है। दूसरा कहा गया है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी आयनिक यौगिक के अनुभवित अनुभवित सूत्र के सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही कहा गया। ये जो सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा जो कि हम निकाले हैं, इसमें जितना भी परमाणु होगा उसके द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है क्या, तो सूत्र इकाई द्रव्यमान। यह भी कथन क्या है, बिल्कुल सही कहा गया है। आगे कहा गया यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान 58.5 होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो हम निकाले हैं ना, कि सोडियम क्लोराइड का जो यहाँ पे होगा
सूत्र इकाई द्रव्यमान वह क्या होगा, तो वह होगा 58.5 आपका यहाँ पे यह भी कथन क्या होगा, तो सही होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि कथन 1, 2 और 3 क्या है, तीनों का तीनों सही है। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया करने पर उभयधर्मी ऑक्साइड, वायु के साथ अभिक्रिया करने पर उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे धातु के बारे में बात किया गया है। जी हाँ दोस्तों, धातु के बारे में बात किया गया है और ऑक्साइड के बारे में बात किया गया है। तो आपको याद रखना होगा, ये जो धातु का ऑक्साइड होगा, जो धातु का यहाँ पे जो धातु का होता है ऑक्साइड, इसका जो प्रकृति होता है वह होता है क्षारीय। धातु का ऑक्साइड क्या होगा, तो प्रकृति इसका होगा क्षारीय। लेकिन अगर हम बात करेंगे अधातु के ऑक्साइड का, अधातु का जो भी ऑक्साइड होगा उसका जो प्रकृति होगा वह होगा अम्लीय। वो कैसा होगा, तो वह होगा अम्लीय। तो धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय। ये बात आपको पहली बात याद रखना है। लेकिन कुछ धातु ऐसा है, कुछ धातु मतलब क्या, ये एल्युमिनियम हो गया या तो जिंक हो गया, है ना, ये सब धातु ऐसा होता है कि जिसका कि ऑक्साइड होगा, एल्युमिनियम हो या यहाँ पे जिंक हो, इस धातु का जो ऑक्साइड होगा, इस धातु का जो भी ऑक्साइड होगा ना, उसका जो प्रकृति होता है पता है कैसा होगा, इसका जो प्रकृति होगा वह होता है क्षारीय भी और क्या होगा, तो अम्लीय भी। कहने का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि धातु का ऑक्साइड तो होता है क्षारीय और धातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। लेकिन अल्युमिनियम धातु है, जिंक भी धातु है और इसका जो ऑक्साइड होगा ना वह क्षारीय प्रकृति का भी होता है और अम्लीय प्रकृति का भी होता है। मतलब दोनों का दोनों गुण इसमें देखने के लिए मिलता है अल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड में। हम इसलिए इसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब दोनों धर्म होगा इसमें, कौन सा, तो क्षारीय और अम्लीय दोनों का। इसलिए जो आपका यहाँ पे उत्तर होगा वह एल्युमिनियम बिल्कुल सही होगा कि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होगा वह क्षारीय और अम्लीय दोनों यहाँ पे दोनों प्रकृति को दर्शाता है, जिसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और यहाँ पे एनसीईआरटी का ये स्क्रीनशॉट लगा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों के साथ में अभिक्रिया करके लवण जल बनाएगा तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पौधे में कौन सा उत्तक मुख्य रूप से संग्रहण और परिपक्वन अंगों में मूल चयापचय के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए क्या पूछा कि यहाँ पे कौन सा पौधे में कौन सा जो उत्तक होगा वह क्या होगा, तो मुख्य रूप से संग्रहण। संग्रहण का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है स्टोरेज करना। मतलब इसका काम क्या होगा, स्टोरेज करना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है मृदुतक, ऋदुतक और यहाँ पे स्थूल कोण उत्तक, मतलब पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और ये कोलेन्काइमा, ये तीनों का तीनों, ये जो तीनों का तीनों है ये क्या है, ये तीनों का तीनों होता है पादप उत्तक। ये क्या है, ये तीनों का तीनों है यहाँ पे पादप उत्तक। अच्छा, ये पादप उत्तक में कौन सा उत्तक है, तो ये पादप उत्तक में है सरल अस्थाई उत्तक। ये कैसा है, ये है सरल अस्थाई उत्तक। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो सरल अस्थाई उत्तक तीन प्रकार का होता है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। तो अगर हम बात करें ये जो मृदुतक है यानी कि पेरेन्काइमा जो है, इसका काम क्या है, इसका काम है एक पौधा के अंदर क्या संग्रहण करना, मतलब भोजन का ये भंडारण करता है, स्टोरेज करता है। इसका काम हो गया संग्रहण करना। और ये जो स्क्लेरन कायमा होता है इसका काम होता है पौधा में कठोरता लाना। क्या, तो पौधा में कठोरता प्रदान करना काम हो जाएगा स्क्लेरन कायमा का। और ये कोलेन कायमा का काम होता है पौधा में लचीलापन लाना। क्या, तो लचीलापन लाना। लचीलापन लाना किसका काम हो जाएगा यहाँ पे, तो लचीलापन लाना काम हो जाता है कोलेन कायमा का। तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि कौन सा जो है उत्तक होगा संग्रहण का काम करता है और ये परिपक्व अंगों में मूल चयापचय मतलब मेटाबॉलिक के लिए कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा पेरेन्काइमा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मृदुतक होगा पेरेन्काइमा होगा, यह क्या होगा, एक प्रकार का जीवित कोशिकाओं से बना होता है जिसमें जिनकी जो है कोशिका भित्ति बिल्कुल पतली होती है। इसका काम हो जाएगा भोजन का संग्रहण, स्टोरेज करना और चयापचय कार्य के लिए उत्तरदायी होना। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा, इसका काम क्या है, ये जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है और इसका जो कोशिका भित्ति होता है वह लिग्निन के कारण मोटा होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से उत्तक का कोशिका लिग्निन के कारण मोटा होता है, तो यह जो है स्क्लेरेन्काइमा का होता है। और यह जो है पौधा को यांत्रिक शक्ति और कठोरता प्रदान करता है।
लेकिन अगर हम बात कर लेंगे कोलेनकाइमा के बारे में, तो ये क्या करता है, तो पौधा में जो है लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पे सभी के बारे में क्लियर हम करवा दिए आपको। हम अगला प्रश्न के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे आगे पूछा गया है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण दिया गया है और यहाँ पे देखिएगा आप, रासायनिक समीकरण तो ठीक दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स लिखा है, यहाँ पे वाई लिखा है, जेड है और यहाँ पे डब्लू है। बोला गया यही कि एक्स वाई जेड और डब्लू का मान क्या होगा, इस बारे में आप बता दीजिए। तो आइए पहले हम एक्स वाई जेड और डब्लू को छोड़ करके हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। हम लिखेंगे यह है पी बी, फिर NO3 होल ट्वाइस 2 है, ये अभिक्रिया करने के बाद बनाया PbO, उसके बाद क्या है NO2, उसके बाद क्या ये बना दिया O2। अब यहाँ पे आपको भरना है कि होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको पीबी दिखा ना, लेड दिखा, ये पीबी दिखा है और यहाँ भी क्या दिखा है, आपको पीबी दिखा है। कहने का मतलब क्या कि यह जो अभिक्रिया है यह अभी संतुलित नहीं है, आपको संतुलित करना होगा। और संतुलित का मतलब होता है ये जो आपको दिखा अभिकारक, अभिकारक में परमाणु की संख्या और ये जो उत्पादक है उत्पादक, उसमें उत्पादक में भी परमाणु की संख्या दोनों समान होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पीबी है, यहाँ पे इधर भी एक पीबी है, दोनों समान है ना, तो जी हाँ दोस्तों ये दोनों क्या है, समान है। तो समान है तो मतलब क्या, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे एक्स लिखा गया है ना इसके पास, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या लिखा है वाई। इसका मतलब जब ये पीबी और ये पीबी समान है, इसका मतलब एक्स और वाई का मान क्या होगा, एक्स बराबर वाई होगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि ये दोनों देखिए ना, आपको दिख रहा है ये दोनों समान है ना, तो समान है तो समान वाला होगा, एक्स का मान वाई का मान दोनों बराबर होगा। आप ढूंढिए कि एक्स का मान वाई का मान आपको कहाँ पे बराबर दिखा है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में एक्स बराबर 2 है, वाई बराबर भी 2 है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं क्या, यहाँ से आप कह सकते हैं एक्स का मान यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2। उसके बाद जब देखिएगा ऑप्शन आपको बस केवल ऐसा ही एक ही दिया गया है, तो अब यहाँ पे जेड के स्थान पे क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। जेड कहाँ पे था, यहाँ पे था है ना, ये है 4 हो जाएगा और यहाँ पे डब्लू का स्थान पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1। अगर आप यहाँ पे इतना करने के बाद अगर आप देखते हैं ना, तो देखिए पी भी 2 है इधर, तो पी भी इधर भी 2 है, ठीक है इधर हो गया। लेकिन अगर बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, तो यहाँ 3 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 3 गुना 2 6 हो गया। ऊपर यहाँ पे क्या है 2 है, तो यानी कि 6 गुना 2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ऑक्सीजन तो है 12, इधर ऑक्सीजन 12 है, तो इधर क्या ऑक्सीजन 12 होगा, तो ये 4 गुना 2 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 10 और 2 गुना यहाँ पे ओ कितना होगा, ये हो गया 2। तो यहाँ भी टोटल इधर भी क्या होगा, तो इधर भी ऑक्सीजन क्या है 12। आप देखेंगे एक एक करके तो बिल्कुल संतुलित ये हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करेंगे और आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। बोला गया कौन सा यौगिक जो है ना वह स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। तो आप यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखेंगे ना, तो आपको केवल एक ही यौगिक दिखेगा। यहाँ पे जो आपको जल दिखा ना, जल, तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। ये क्या हो गया, H2O। और यही आपको जो दिखा यही मात्र एक यौगिक है। बाकी ये जो वायु है ये क्या है, तो ये है मिश्रण। पीतल भी क्या है, मिश्र धातु मतलब मिश्रण है। मृदा भी क्या है, मिश्रण। कहने का मतलब क्या, ये तीनों क्या है, ये तीनों है मिश्रण। और आपसे पूछा गया कि कौन सा जो यौगिक होगा वह स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे यही हो जाएगा, जल। बिल्कुल सही, क्योंकि एक ही यौगिक यहाँ पे जल ही है। और इससे ज्यादा भी यौगिक होता है, इससे ज्यादा होता है नहीं, क्योंकि जितना भी यौगिक होता है सभी क्या करता है, तो स्थिर अनुपात के नियम को पालन करता है। अब आइए आपको समझा देते हैं ये स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे स्थिर अनुपात के नियम के बारे में, तो इस नियम के अनुसार क्या होगा कि किसी भी रासायनिक यौगिक में हमेशा तत्व क्या होगा, हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। यह नियम केवल यौगिक पर ही लागू होता है। कहने का मतलब क्या कि अगर यहाँ पे कोई यौगिक है H2O, तो इसमें जो इसका जो द्रव्यमान होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसके द्रव्यमान के अनुसार ये फिक्स अनुपात में मिला होता है। कहने का मतलब क्या कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1U, तो यहाँ पे 1U आप लिख दीजिए। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, तो आप इसको 2 से गुना कर दीजिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो प्लस का अच्छा यहाँ पे अनुपात बोला गया ना, तो अनुपात यहाँ पे अनुपात का चिन्ह लगाइए। और यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो होगा 16।
16 यू। अब यहाँ पे देखिएगा कि यू से तो यू कट जाएगा और ये 2 से कटेगा 16 कितना बार में? 8 बार में कटेगा। अगर बात करेंगे अनुपात कितना निकल के आएगा, तो आप कहेगा 1:8 निकल करके ये आएगा। इसका मतलब क्या कि जल में हाइड्रोजन रहेगा 1 अनुपात में और ऑक्सीजन रहेगा 8 अनुपात में, तब क्या होगा? जल बनेगा। अगर ये अनुपात अगर इधर-उधर हो जाए, मतलब अगर आप हाइड्रोजन को कर दें 2 अनुपात और ऑक्सीजन को यहाँ पे कर दें 8 अनुपात 9 अनुपात, यानी कि अनुपात में अगर आप छेड़-छाड़ करेंगे 1:8 में अगर आप छेड़-छाड़ करेंगे तो जल नहीं बनेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होगा। तो यह जो इसका अनुपात होता है ना 1:8, ये बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। चाहे जल कहीं से भी लिया गया हो, कुआं का जल हो या तो यहाँ पे बोल देंगे हम यहाँ पे मोटर का जल हो या तो कोई जैसे तालाब का जल हो गया, जल अगर आप कहीं से भी लेके आए हैं, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यहाँ पे जो अनुपात होगा वह बिल्कुल फिक्स अनुपात में होता है, जिसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको समझ में आ गया और ये जो क्या है स्थिर अनुपात का नियम, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पे कहा गया अगला प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में अपघटकों की भूमिका का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। यहाँ से देखिए क्या पूछा गया कि जो इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र में जो अपघटक होता है ना, अपघटक, उसका जो क्या भूमिका है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि उसका भूमिका का यहाँ पे सर्वोत्तम रूप से क्या चीज वर्णन करता है, कौन सा कथन। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं ये अपघटक है क्या। तो अपघटक जो होता है दोस्तों वो क्या होगा? एक प्रकार का होता है सूक्ष्म जीव। क्या होगा? तो सूक्ष्म जीव होगा जो कि क्या करता है, मृत पौधा होगा, जानवर होगा या तो अन्य कोई कार्बनिक पदार्थ होगा, जैसे कि सड़े गले कोई भी चीज का अवशेष होगा ना, उसको खा करके क्या करता है, तो सरल और कार्बनिक पदार्थों में ये क्या करता है, तोड़ देता है। कहने का मतलब अपघटक का मतलब हो गया कि कोई मृत पौधा है, कोई मृत जानवर है या कोई भी अन्य कार्बनिक पदार्थ हो, उसको बिल्कुल छोटा छोटा अणु में तोड़ देता है। ये बात आपको समझ में आया। और ये अपघटक जीवाणु भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है और कुछ प्रकार के कीड़े भी होता है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को जो है तोड़ करके नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल तत्व में बदल देता है। अगर हम बात करेंगे इसका महत्व क्या होगा यार, इससे फायदा क्या होगा ऐसा करने से? यह जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा और यह क्या करेगा, तो पर्यावरण को साफ रखने में मदद भी करता है। इन्हें प्रकृति के सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या, अपघटक के कारण मान लीजिए आप क्या किए, तो कोई भी मान लीजिए केला हो गया, केला को खा करके आप इसका जो छिलका होगा ना, इसका छिलका को आपने क्या किया, तो फेंक दिया मिट्टी में, खेत में इसका छिलका को फेंक दिया। तो ये जो अपघटक होगा, जो सूक्ष्म जीव होगा ना, इस केले के छिलके को क्या करेगा, बिल्कुल छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देगा और ये छोटे छोटे पदार्थों में टूट कर क्या होगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा और एक प्रकार से मिट्टी को उपजाऊ भी बना देता है और पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, पर्यावरण को बिल्कुल साफ रखता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे वे मृत जीवों को सरल पदार्थों में तोड़कर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा ना वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लवक जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं डैश में सहायता करता है। आपसे पूछा गया लवक यानी कि प्लास्टिड के बारे में और आपको पता होना चाहिए ये जो लवक होता है यह कहाँ पे पाया जाएगा, तो केवल पाया जाता है पादप कोशिका में, मतलब पौधे की कोशिका में लवक पाया जाता है। आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लवक पहली बात ये कहाँ पाया जाएगा, तो यह जो है कहाँ पे, तो पादप कोशिका में और कुछ शैवाल में भी पाया जाता है, जो कि क्या होता है, दोहरा झिल्ली युक्त होता है। ये दोहरा झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, आपको ये भी याद रखना है लवक के बारे में। लेकिन अगर हम बात करेंगे लवक कितने प्रकार का होता है, तो यह जो है 3 प्रकार का। ये मुख्य रूप से जो लवक होगा कितने प्रकार का होगा, तो यह जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। इसमें क्या होगा, इसमें होता है क्लोरोफिल वर्णक। क्या होगा, तो क्लोरोफिल वर्णक होगा जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण करके क्या करेगा, तो भोजन को बना लेता है। क्या बताएं हम आपको कि लवक तो होगा 3 प्रकार का और यह केवल पादप में पाया जाएगा। और लवक 3 प्रकार में, एक होता है हरित लवक, एक होता है अवर्णी लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट। ये जो हरित लवक होगा उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल अगर है
तो वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को बना लेता है। कौन? तो हरित लवक के द्वारा ये भोजन बनता है। ये बात क्लियर हुआ। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, मतलब अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि यह होता है रंगहीन। कैसा होगा? तो यह जो है रंगहीन लवक होता है और जिसका कि मुख्य काम होता है क्या? तो स्टार्च हो गया, तेल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब खाद्य पदार्थ का भंडारण करना, स्टोरेज करना किसका काम हो जाएगा? तो ये अवर्णीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है। और ये जो वर्णीय लवक होगा इसे कहते हैं रंगीन लवक भी कहते हैं। ये रंगीन लवक होगा जैसे कि लाल, पीला, नारंगी होता है और यह जो है फूल को और फलों को क्या करता है? तो आकर्षक रंग प्रदान करता है। अगर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया है यहाँ पे, तो आइए प्रश्न के ऊपर आपको दिखेगा कि ये जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है क्या करने में सहायता करता है? यहाँ पे यह जो है प्रकाश संश्लेषण करने में सहायता करेगा और भोजन के भंडारण में भी सहायता करता है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यदि 2 कूलम्ब आवेश को 2 कूलम्ब आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में 12 जूल कार्य किया जाता है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? आपसे पूछा गया विभवांतर। पहली बात आपको अगर ऐसा प्रश्न मिले तो जो दिया है और जो पूछा है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि आपको यहाँ पे दिया क्या गया है? आपको दिया गया 2 कूलम्ब आवेश। क्या दिया है? तो आपको दिया है यहाँ पे कि 2 कूलम्ब आवेश और कूलम्ब आवेश को लिखते हैं क्यू से, तो क्यू बराबर आपको दिया गया 2 कूलम्ब और यहाँ पे कार्य दिया गया है ना, कार्य यानी कि डब्लू आपको दिया गया कितना? तो 12 जूल। और आपसे पूछा विभवांतर। विभवांतर का मतलब भी आपसे पूछा है, ये विभवांतर क्या होगा? भी क्या होगा आप बता दीजिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे भी यानी कि विभवांतर बराबर फॉर्मूला होता है क्या? तो विभवांतर बराबर फॉर्मूला होगा कार्य बटे आवेश। क्या होगा? कार्य बटे आवेश मतलब डब्लू बटे क्यू होता है भी बराबर फॉर्मूला। तो भी बराबर आपको निकालना है। डब्लू का मान देखिए 12 है और आवेश का मान है 2, तो इसे आकर आप काट देते हैं तो ये 6 बार में कट जाएगा, ये 6 निकल करके आएगा। ये जो विभवांतर है और विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। तो जो आपका उत्तर हो यहाँ पे वह 6 वोल्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मनुष्य के लिए श्रव्य आवृत्ति परास कितनी है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है कि मनुष्य के लिए जो श्रव्य आवृत्ति परास होगा वह कितना होगा? तो वह जो है 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक का जो भी आवृत्ति का ध्वनि होगा इससे मनुष्य क्या है? तो सुन सकता है। आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे पूछा गया कि 90 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 सेकंड में कितना कार्य करेगा? फिर से जो दिया गया है और जो पूछा है उसको जरूर आप लिखें। यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे 90 वाट। आपको जैसे ही वाट दिखाना आप कहेंगे 90 दिया गया है शक्ति। क्यों दिया गया 90 शक्ति? क्योंकि शक्ति का ही ऐसा ही मात्रक होता है वाट। यहाँ पे पी यानी कि शक्ति बराबर दे दिया है क्या? तो ये दिया है 90 वाट। उसके बाद ये समय दिया गया है 10 सेकंड। तो टी बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे टी बराबर कितना दिया? तो टी बराबर दिया गया 10 सेकंड। और पूछा गया यहाँ पे कि कितना कार्य करता है, तो आपसे पूछा गया कार्य के बारे में। तो यहाँ पे कार्य यानी कि डब्लू के बारे में आपसे पूछा गया, आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला को ढूंढ करके लाना है जिसमें कि ये शक्ति भी आ जाए, समय भी आ जाए और कार्य भी आ जाए। तो यह फॉर्मूला होगा एक कार्य बराबर किसके बराबर? तो कार्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या? तो ये होता है पी इंटू टी। क्या होगा? पी इंटू टी। कहने का मतलब क्या? ये जो शक्ति होगा न, शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर फॉर्मूला होगा कार्य बटे समय और यही कार्य बटे समय जो फॉर्मूला है ना, यहाँ से हम लिख लिए कार्य बराबर डब्लू बराबर जब हम लिख लिए तो ये हो गया पी इंटू टी। तो ये फॉर्मूला यहीं से आया है। तो आपको डब्लू निकालना है, कार्य निकालना है। पी का मान 90 है, टी का मान 10 है। आप गुना कर देते हैं तो ये होता है 900 और कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। और आपका उत्तर जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 900 जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सोडियम की स्थिति का सही ढंग से वर्णन करता है? आइए यहाँ पे पूछा गया किसके बारे में? तो सोडियम के बारे में। बोला गया सक्रियता श्रेणी में जो सोडियम है ना उसका स्थिति का वर्णन करता है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है सक्रियता श्रेणी, तो सबसे ऊपर में देखिए आपको दिख रहा है ये लिखा है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और सबसे अंत में लिखा है एयू मतलब गोल्ड। कहने का मतलब जो
यहाँ पे जो धातु सबसे ऊपर स्थित है वह सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता घटता जाएगा। कहने का मतलब सबसे ऊपर में है पोटेशियम, तो यह सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। उससे थोड़ा कम अभिक्रियाशील है सोडियम, उससे थोड़ा कम अभिक्रियाशील है यहाँ पे कौन, तो कैल्शियम। ऐसे ही करके सबसे कम अभिक्रियाशील के बारे में बात करेंगे, ये हो जाएगा गोल्ड। क्या होगा, तो गोल्ड। ये बातें आपको समझ में आया। अब यहाँ पे आप देखेंगे सोडियम कहाँ पे है, तो सोडियम यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सोडियम से जो अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, तो मात्र एक धातु होगा पोटेशियम। सोडियम से अधिक अभिक्रियाशील मात्र एक ही धातु होगा, क्योंकि सोडियम के ऊपर एक ही धातु है, मात्र पोटेशियम। उसके बाद जितना भी आपको यहाँ पे धातु दिखा है सभी से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा कौन, तो सोडियम। ये बात आपको समझ में आया। अगर ये बात आपको समझ में आया तो आइए यहाँ पे प्रश्न के ऊपर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बोला गया कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये तो गलत बात बोला है। सोडियम जल के साथ बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करता है और सोडियम में तुरंत आग भी लग जाता है। और यहाँ पे कहा गया है इसलिए इसे श्रेणी में सबसे नीचे रखा गया। अरे श्रेणी में देखिए ना, यहाँ पे सबसे नीचे रखा गया सोडियम को, क्या ये तो इसको तो ऊपर रखा गया है। यहाँ पे बात करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत कह दिया। आगे यहाँ पे कहा है कि सोडियम हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। सोडियम हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, सोडियम यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के काफी ऊपर है सोडियम, तो सोडियम ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, हाइड्रोजन से कम नहीं होगा। यहाँ कहा गया है सोडियम जो है हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। जी नहीं दोस्तों, यह भी गलत है। आगे बोला गया सोडियम तांबे से कम अभिक्रियाशील। आइए देखिए अब यहाँ पे तांबा को, तांबा यहाँ पे है, सोडियम यहाँ पे है, तो क्या सोडियम तांबा से कम अभिक्रियाशील है, तो सोडियम तांबा से कम नहीं, कॉपर से कम नहीं, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो यह भी कथन क्या होगा, तो यह भी गलत होगा। आगे कहा गया सोडियम हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है और इसे अम्ल से विस्थापित करता है। बोला गया सोडियम हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। क्या, तो आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है, सोडियम यहाँ पे है, हाइड्रोजन के ऊपर है सोडियम, इसलिए सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से। और जो आपका उत्तर होगा यहाँ पे वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, बोला गया कि जब अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को जल निकाय में फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि ये जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है क्या। आपको समझ में आना चाहिए कि जैव निम्नीकरणीय जो अपशिष्ट है वह क्या है। तो आइए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा ये जैव नहीं था, ये अजैव था ना, जी हाँ, ये अजैव निम्नीकरणीय। तो बोला गया यहाँ पे कि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या होगा, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, या रासायनिक कचरा हो गया। जैसे पदार्थ जो है सूक्ष्मजीव के द्वारा प्राकृतिक रूप से नष्ट या विघटित नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब क्या, कि वैसा पदार्थ जो सूक्ष्मजीव के द्वारा जिसका विघटन नहीं होगा, मतलब जो पर्यावरण में काफी समय तक बना होगा, जैसे कि कोई प्लास्टिक हो गया, अगर आप इसे फेंक देते हैं पर्यावरण में तो ये क्या होगा, काफी समय तक ये बना ही रहेगा, जल्द क्या होगा, तो खत्म नहीं होगा। इसे ही कहा गया अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। जैसे कि कांच हो गया, अगर आप कांच को फेंक देते हैं ये भी क्या होगा, तो ये जो है प्राकृतिक रूप से क्या होगा, तो यह सूक्ष्मजीव के द्वारा नष्ट नहीं होगा। जो नष्ट नहीं होगा ना उसे ही कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, और जो नष्ट हो जाता है उसे कहते हैं जैव निम्नीकरणीय अष्ट, यहाँ पे अपशिष्ट। तो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इसका पर्यावरण पर प्रभाव क्या होगा। तो यहाँ पे अगर जब इसे जो है जल के स्रोत में फेंक दिया जाए, अगर जल में इसे फेंक दिया जाएगा तो लंबा समय तक क्या होगा, तो जल में ही जमा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका तो विघटन होता ही नहीं है, तो विघटन नहीं होगा तो क्या होगा, लंबे समय तक बना रहेगा और हानिकारक विषैला पदार्थ को छोड़ेगा, जिसमें क्या होता है, तो जलीय जीव का जो क्या होगा, दम घुटने से बीमार हो सकता है या तो यहाँ पे मर भी सकता है। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि जब यहाँ पे अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को जल निकाय में फेंका जाता है तब क्या होगा, तो यह जो है जल को प्रदूषित करेगा। जल को क्या करेगा, जल को करेगा प्रदूषित, और जलीय जीवन को क्या करेगा, तो हानि भी पहुंचाएगा। तो आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण, क्या पूछा गया आपसे, अवतल दर्पण के बारे में पूछा गया। और अवतल दर्पण आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु कहाँ होगा। कहने का मतलब क्या, कि अवतल दर्पण में हमेशा जो बनता है प्रतिबिंब
वह तो बनता है वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन मतलब 5 केस में क्या होगा, 5 प्रकार में 5 जगह वस्तु को हम रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन मात्र एक ही जगह ऐसा है अवतल दर्पण में जहाँ पे अगर आप वस्तु को रखें तो वस्तु आभासी होगा, सीधा होगा, और क्या होगा ये वस्तु से प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से क्या होता है तो बड़ा भी होता है। तो अगर बात करेंगे इसके बारे में हम तो क्या होगा, तो इसके बारे में अगर आप वस्तु को रखते हैं फोकस और पोल के बीच, वस्तु को रखेंगे फोकस और पोल के बीच, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वस्तु, तो वस्तु को अगर आप रखते हैं फोकस और पोल के बीच तो इसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और बनता है सीधा। तो कहाँ पे रखना होगा, तो रखना होगा फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच। और आपका जो उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा गया है कि शहद की गुणवत्ता और स्वाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक कारक पर निर्भर करता है। दोस्तों अभी आपको इस प्रश्न के बारे में हम पहले भी बताए थे, जो शहद का गुणवत्ता होगा और जो स्वाद होगा किसके ऊपर वह निर्भर करता है, तो आपको बताए थे यहाँ पे क्या, तो फूलों के प्रकार पे और उपलब्धता के ऊपर क्या होता है, निर्भर करता है। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कब बढ़ता है। आपसे पूछा कि जब दो द्रव्यमान होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कब बढ़ेगा, इस बारे में आप बताइए। तो अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ना, तो मान लीजिए कि दो कोई वस्तु है m1 द्रव्यमान का और एक वस्तु है m2 द्रव्यमान का। तो m1 द्रव्यमान का वस्तु है और m2 द्रव्यमान का वस्तु है। पता है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे है इन दोनों के बीच की दूरी। यहाँ पे m1 और m2 है दो, एक वस्तु यहाँ पे है एक वस्तु यहाँ पे है। तो दो वस्तुओं का जो द्रव्यमान है, एक पहला का है m1, दूसरा का है m2, और इनके बीच की दूरी है r। इनके बीच की दूरी क्या है, r। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, वह पता है क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है क्या, तो गुरुत्वाकर्षण बल समान अनुपाती होता है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का। क्या बोले हम आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यह जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, तो दो वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो समीकरण होता है गुरुत्वाकर्षण बल में। तो आपसे पूछा गया दो द्रव्यमान के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समीकरण 1 में कि दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल क्या होता है, ये समान अनुपाती का है। मतलब अगर दो वस्तु के द्रव्यमान का गुणनफल बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे बोला गया कब बढ़ता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो कहा गया है जब उनके द्रव्यमानों का गुणनफल बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, जब इनका द्रव्यमान का गुणनफल बढ़ेगा तब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका जो उत्तर यहाँ पे है वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी डिवाइस में 75 ओम का प्रतिरोध है। तो 75 ओम का मतलब ये प्रतिरोध R बराबर दे दिया है आपको 75 ओम। उसके बाद बोला गया 4 एम्पियर की धारा, तो I बराबर हो गया यहाँ पे क्या, तो ये हो गया 4 एम्पियर की धारा। अब बोला गया क्षयित शक्ति, यानी कि आपसे P पूछा, P बराबर क्या होगा, शक्ति बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो ऐसा फॉर्मूला को आप लेकर के आइए जिसमें आर, आई और पी मतलब प्रतिरोध, विद्युत धारा और शक्ति तीनों का तीनों हो जाए। तो शक्ति बराबर एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। क्या होगा शक्ति बराबर, तो फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे आप बैठा दीजिए, पी बराबर हो गया आई का मान है ये 4, तो 4 पर स्क्वायर गुना यहाँ पे आर क्या है, तो आर यहाँ पे 75 हो जाएगा। और ये 4 गुना 4 करेंगे तो ये 16 होगा, गुना 75। अगर आप 16 गुना 75 करते हैं ये 1200 निकल करके आएगा। ये है शक्ति, और शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। तो जो आपका उत्तर होगा वह 1200 वाट। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि एक विद्यार्थी ने देखा कि हाइड्रा अपने शरीर पर छोटे छोटे बाह्य स्वरण यानी कि आउट ग्रोथ को विकसित करके नया जीव बनाता है जो अंततः अलग हो जाते हैं। यह किस प्रकार का प्रजनन है। आपसे पूछा गया बस हाइड्रा के बारे में कि हाइड्रा जो है किस प्रकार का प्रजनन करता है। तो आइए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। पहली बात, हाइड्रा जो करेगा वह करेगा मुकुलन। क्या होगा, तो मुकुलन करेगा। और ये मुकुलन क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन। ये कैसा है, तो एक प्रकार का
अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन में क्या होगा, तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक जीव, कितना, तो केवल जो है एक जनक जीव भाग लेता है और नया पौधा नया जीव का यहाँ पे निर्माण करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मुकुलन के बारे में, तो इसमें क्या होगा, तो ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये है हाइड्रा का, किसका, तो ये हाइड्रा का। आप देखेंगे यहाँ पे ये छोटा सा बिल्कुल यहाँ पे उभार बना है यहाँ पे हाइड्रा में। इसके बाद अगला प्रक्रिया में आप देखेंगे यही जो उभार है ना, इसमें थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये आउट ग्रोथ बाहर की तरफ यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, जिसे कहते हैं मुकुल, जिसे क्या कहेंगे, तो मुकुल कहते हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे अगला पार्ट में यही जो मुकुल जो था ये ग्रोथ करके एक नया हाइड्रा की तरफ बन गया है, और यहाँ से क्या होगा, ये टूट जाएगा। यहाँ से जब ये टूट जाएगा तो ये एक हाइड्रा यहाँ पे था, और ये जो है टूटने के बाद ये नया हाइड्रा एक नया जीव उत्पन्न कर देता है, और यह मुकुल के द्वारा होता है, इसीलिए कहते हैं मुकुलन। इसको क्या कहेंगे, तो मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में क्या होगा, तो हाइड्रा में बर्डिंग यानी कि मुकुलन की प्रक्रिया पाया जाता है प्रजनन में। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी कंकाल पेशियों की एक विशिष्ट विशेषता है। आपसे पूछा गया कंकाल पेशी के बारे में कि उसका जो है कौन सा एक विशिष्ट विशेषता है, इसके बारे में बताइए। तो आइए हम आपको बताते हैं कंकाल पेशी के बारे में। पहली बात आपको याद रखना है, ये जो कंकाल पेशी होता है यह क्या होगा, हड्डी से जुड़ा होगा। कहाँ से, तो मुख्य रूप से यह जो है हड्डी से जुड़ा होता है, और इसमें जो गति होता है वह कैसा होगा, तो स्वैच्छिक गति, या तो आप कह सकते हैं इसमें ऐच्छिक नियंत्रण होता है इसमें। इसका मतलब क्या कि यह हमारे इच्छा के अनुसार हम आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं कंकाल पेशी को। ये बात आपको समझ में आया। उसके बाद अगर आप इसे देखते हैं माइक्रोस्कोप से, किसे, तो कंकाल पेशी को, अगर आप कंकाल पेशी को माइक्रो स्कोप से देखते हैं तो देखने पर ये आपको कैसा दिखेगा, तो ये गहरा और हल्का रंग का क्या होता है, इसमें धारियां बनी होती है, जिसे कहते हैं रेखित स्वरूप। क्या कहेंगे हम इसे, ये जो धारियां बना होता है उसे कहते हैं रेखित स्वरूप हो जाएगा। और यह होता है बहुकेंद्रीय। बहुकेंद्रीय का मतलब क्या, एक से अधिक केंद्रक होगा। क्या होगा, तो एक से अधिक केंद्रक होता है किसमें, तो कंकाल पेशी में। अगर आपको ये तीनों पॉइंट याद है तो आप आइए यहाँ पे प्रश्न के ऊपर, और आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कंकाल पेशी का एक विशिष्ट विशेषता क्या है, तो आप कह सकते हैं इसमें धारियां बना होता है, इसलिए इसे जो है रेखित स्वरूप यहाँ पे हो जाएगा इसका विशेषता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आगे आपसे पूछा गया कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन को एक प्रकार की डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि अगर ध्वनि को उत्पन्न करना है, अगर ध्वनि को उत्पन्न करना है तो ध्वनि उत्पन्न कब होगा, कि जब किसी वस्तु में होगा कंपन। जब किसी वस्तु में होगा कंपन तभी ध्वनि उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। और ये कंपन का मतलब क्या होता है, कंपन का मतलब हो गया कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे वस्तु है, और इसमें क्या होगा, तो तेजी से अपने स्थान पर रख के आगे पीछे की ओर गति करेगा। कहने का मतलब कि ये क्या होगा, ये आगे पीछे ऐसे करके यहाँ पे ये क्या करेगा, तो गति करेगा। ये आगे पीछे गति करेगा, यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, तो कंपन उत्पन्न होगा, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न हो जाता है। तो यही पूछा गया आपसे यहाँ पे क्या भराएगा, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि किसी पिंड की आगे पीछे गति, जो किसी पिंड का जो आगे पीछे गति होता है उसे ही कहते हैं कंपन। तो आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया है कि मानवों में लैंगिक परिपक्वता के परिणाम स्वरूप क्या होता है। दोस्तों जब मानव में लैंगिक परिपक्वता हो जाता है उसके बाद क्या होता है, यही आपसे पूछा गया। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करेंगे लैंगिक परिपक्वता, इसे कहते हैं यौवनारंभ, या तो करते हैं इसे प्यूबर्टी। इसमें क्या होता है कि यह जो है वह अवस्था होता है कि जब मानव का शरीर प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाता है। प्रजनन के लिए क्या हो जाएगा, तो परिपक्व हो जाता है। और इसमें क्या होगा, पुरुष और महिला का जो प्राथमिक जनन अंग होता है, जैसे कि वृषण हो गया और अंडाशय हो गया, यह क्या होगा, पूरी तरह से विकसित और क्रियाशील भी हो जाता है। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इसका मतलब क्या हो गया कि हार्मोनल बदलाव के कारण लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ का आना होता है, और आवाज में होता है भारीपन, किसमें, तो लड़कों में। और लड़कियों में होता है स्तनों का विकास आदि, ये सब लक्षण दिखाई देता है। और इसमें जो हार्मोन का स्तर होगा वह क्या होगा, वह हार्मोन जो होगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, उसमें क्या होता है, हार्मोन का स्तर में यहाँ पे बढ़ोतरी होगा, मतलब हार्मोन का स्तर भी बढ़ता है लैंगिक
परिपक्वता होने पर। तो अगर आपको इतनी बातें समझ में आया तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि लैंगिक परिपक्वता के कारण क्या हो सकता है? तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जनन अंगों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होना। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आगे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है हृदय से फेफड़ा तक रुधिर के परिवहन का सही वर्णन करता है? आपसे पूछा गया कौन सा जो कथन है वहां पे क्या होगा, तो हृदय से फेफड़ा तक, हृदय से जो हार्ट से जो फेफड़ा तक जाता है रुधिर, उसका जो होता है परिवहन, इसी के बारे में आपसे पूछा गया कि इसमें क्या होगा। तो आइए हम इसके बारे में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ये जो फोटो दिख रहा है ये किसका, तो हार्ट यानी कि हृदय का ये फोटो है। अगर डायरेक्ट आप फोटो देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। अगर हम इसे रफ में बनाने का कोशिश करेंगे तो आप इसे मान लेंगे क्या, आप इसे मान लेंगे यहाँ पे हृदय मान लेंगे। उसके बाद हृदय जो है दो भागों में बंटा होता है, बिल्कुल ये दो भागों में बंटा होगा। और ये जो दो भागों में बंटा होता है इसे कहते हैं कौन सा भाग, तो इसे कहते हैं बायां भाग। और ये वाला जो भाग आपको दिखा ये इसे कहते हैं दायां भाग। इतना क्लियर है। उसके बाद ये ऊपर और नीचे में भी बटा होता है। कहने का मतलब क्या, ये ऐसे करके ये ऊपर और नीचे में भी बटा होता है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे चार पार्ट दिखाई देगा। कितना पार्ट, तो चार पार्ट दिखाई देगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि मनुष्य का जो हृदय होगा वो कितने कक्ष होता है उसमें, तो इसमें होता है चार कक्ष यानी कि चार चैम्बर होगा। अच्छा, ये आपको जब समझ में आया होगा ना, तो आप देखेंगे ये ऊपर वाला जो पार्ट है, आपको जो जो ये पार्ट और ये पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसे पता है क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आलिंद। इसे क्या कहेंगे, तो ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं आलिंद और नीचे वाले को कहते हैं निलय। लेकिन अगर ऊपर वाला पार्ट में ये बायां तरफ का है ना, ये देखिएगा ये इधर से बायां है, तो ये बायां तरफ का ऊपर वाला जो पार्ट है इसे क्या कह देंगे, तो इसे कह देते हैं हम यहाँ पे बायां आलिंद। क्या कहेंगे यहाँ पे, तो इसे कहते हैं बायां आलिंद। ये हो गया बायां आलिंद। और ये वाला जो पार्ट आपको दिखा इसे कहते हैं दायां आलिंद। इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं दायां आलिंद। अच्छा, अगर ये दायां आलिंद यहाँ पे, दायां आलिंद अगर यहाँ पे हो गया है, तो ये जो आपको दिखा नीचे वाले को कहते हैं निलय। और निलय में ये कैसा निलय होगा, तो ये हो जाएगा दायां निलय। ये हो जाएगा यहाँ पे दायां निलय। और ये जो होगा ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बायां निलय। इतना बात अगर समझ में आया आपको कि ये जो है चार चैम्बर में बंटा होगा, ऊपर वाले को कहते हैं आलिंद, नीचे वाले को कहते हैं निलय, और बायां पार्ट को कहते हैं बायां आलिंद, इधर वाले को दायां आलिंद, और ये हो गया दायां निलय और ये हो गया बायां निलय। ये चार चैम्बर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे इस फोटो में तो आपको ये जो देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट, ये ब्लू टाइप का ये दिख रहा है नहीं, ये ब्लू टाइप का आपको दिख रहा है, ये सब देखिए ब्लू भाग आपको दिख रहा है। जितना भी ब्लू भाग आपको दिखा, ये सब जो ब्लू भाग आपको दिखा, इसका मतलब क्या है पता है, इस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है। इस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है। और ये जो आपको ये जो हल्का भूरा कलर का जो आपको पार्ट दिख रहा है इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन नहीं है ना, तो इसको भेजा जाएगा कहाँ पे, तो हृदय के फेफड़ा के पास। कहाँ पे, तो फेफड़ा के पास भेजा जाएगा ऑक्सीजन को लेने के लिए। अच्छा, एक बात और आपको याद रखना है कि जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है ना, उसे कहते हैं बी ऑक्सीजनित रुधिर। क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं बी ऑक्सीजनित रुधिर। तो यहाँ पे जो आपको दिखा होगा ये वाला पार्ट, ये ब्लू वाला जो पार्ट आपको दिखा है, यहाँ पे बिना ऑक्सीजन वाला, मतलब बी ऑक्सीजनित यहाँ पे रुधिर यानी कि रक्त है। अच्छा, ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा फेफड़ा के पास। किस लिए जाएगा, तो ये जाएगा ऑक्सीजन को लाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिखा ये क्या होता है, तो ये तो होता है दायां आलिंद। तो आलिंद का काम, दायां आलिंद हो या बायां आलिंद हो, दोनों का काम क्या होता है, इसका काम होता है रक्त को रिसीव करने का। क्या काम होगा, तो रक्त को रिसीव करने का काम होता है। उसके बाद जो आपको निलय दिखा, निलय का काम क्या है, निलय का काम है रक्त को भेजता है। कहाँ पे, तो फेफड़ा में भेजेगा और संपूर्ण शरीर में भी भेजता है निलय। आपको इतना बात याद रखना है। अब ये जो आपको पार्ट दिखा दायां आलिंद जिसे कहते हैं, उसमें क्या होगा, तो जो यहाँ पे पश्च महाशिरा के द्वारा यहाँ पे रक्त कहाँ पे जाएगा, तो दायां आलिंद में। और अग्र महाशिरा के द्वारा रक्त आएगा कहाँ पे, तो दायां आलिंद में आएगा। अब दायां आलिंद में रक्त आने के बाद, रक्त आने के बाद क्या होगा, ये जो आपको रास्ता दिखा ये रास्ता, इस रास्ते के द्वारा रक्त कहाँ पे पहुंच जाएगा, रक्त पहुंच जाएगा दायां निलय में। कहाँ पे, दायां निलय में रक्त पहुंच जाएगा। अच्छा, ये दायां निलय में रक्त पहुंचने के बाद क्या होगा, यहाँ से निलय में होगा संकुचन। निलय में संकुचन होगा तो ये आपको पाइप दिख रहा होगा ना, ये पाइप, इस पाइप के रास्ते, इस पाइप के द्वारा जो है रक्त कहाँ पहुंचेगा, रक्त पहुंचेगा फुफ्फुस। अच्छा, ये इसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं
फुफ्फुस धमनी, और ये कहाँ लेके जाएगा, रक्त को लेकर के जाता है ये फेफड़ा में। कहाँ पे, तो फेक यहाँ पे फेफड़ा में लेकर के जाएगा रक्त को, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा ही गया था क्या, कि जो हृदय से रक्त जाता है कहाँ पे, फेफड़ा में, तो उसके परिवहन के बारे में बताइए। तो उसके बारे में आप यहाँ कह सकते हैं कि बी ऑक्सीजनित रुधिर, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला जो रक्त होगा वह दाहिने निलय से, देखिए ना आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पे दायां निलय है, ये है दायां निलय, तो दाहिने निलय से कहाँ पे जाएगा, तो दाहिने निलय से फेफड़े तक पंप किया जाता है। यही जो होगा यहाँ पे आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे, और आगे आपसे पूछा गया है कि कोई पिंड 1 घंटे में पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर, कोई पिंड है, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई पिंड है, और 1 घंटा में, कितना देर में, 1 घंटा में गया कहाँ पे, तो पूर्व दिशा की ओर जाता है। कहाँ पे गया, ये गया पूर्व दिशा की ओर, कितना गया, तो ये गया 6 किलोमीटर। अब ये पिंड जो है यहाँ पे पहुंच गया, मान लीजिए ये ए बिंदु था, और ये पिंड कहाँ पे पहुंचा है, तो बी बिंदु पर पहुंचा है। बोला गया अगले 1 घंटे में पश्चिम दिशा की ओर, मतलब यहाँ से रिटर्न होगा, ये यहाँ से ये रिटर्न होगा, और कहाँ जाएगा, पश्चिम दिशा में, तो 8 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ पूर्व आया था ना, यहाँ से पश्चिम की दिशा में जाएगा कितना, तो ये जाएगा 8 किलोमीटर। ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 8 किलोमीटर। ये बात, अच्छा ये बिंदु यहाँ जो है, ये बिंदु सी पर पहुंचा है पिंड। अब पूछा गया कि संपूर्ण यात्रा के दौरान पिंड का औसत वेग क्या होगा। आपसे पूछा गया यहाँ पे औसत वेग, औसत वेग क्या होगा, इस बारे में आप बताइए। अच्छा ये जो औसत वेग होता है ना, औसत वेग का मतलब क्या होगा, तो औसत वेग का मतलब होता है कुल विस्थापन, या तो आप यहाँ पे कह सकते हैं विस्थापन, विस्थापन बटे कुल समय, विस्थापन बटे यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन बटे होगा कुल समय। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें विस्थापन कितना हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ से कि ए बिंदु से बी पर तो गया ये 6 किलोमीटर, फिर वहां से रिटर्न होके आया 8 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक तो 6 किलोमीटर हो ही गया। ये पहले इसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, इस वस्तु का, कहिएगा आपके ए पर था, सबसे पहले वस्तु था ए पर, गया बी पर, और अंत में गया सी पर। तो आपको वो नहीं देखना है कि गया कहाँ, आपको देखना है विस्थापन के लिए क्या, कि ये जो बिंदु है ए पर था, अभी कहाँ पे है, सी पर है, तो दो बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी, दो बिंदु के बीच में जो न्यूनतम दूरी होता है ना, उसे ही कहते हैं विस्थापन। उसे क्या कहेंगे, तो विस्थापन कहेंगे। तो दो बिंदु मतलब क्या, दो बिंदु का मतलब यहाँ पे हो गया ए और सी, ए और सी का जो दूरी होगा वही होगा विस्थापन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब बी से चला तो सी पर आया, तो ये तो आया कितना किलोमीटर, तो ये तो आ गया टोटल 8 किलोमीटर, तो 6 तो यहाँ तक पूरा हो गया, बाकी इधर कितना किलोमीटर हुआ, ये हुआ 2 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं विस्थापन इसका होगा 2 किलोमीटर, मतलब विस्थापन के स्थान पे आप 2 किलोमीटर लिख देंगे। उसके बाद कुल समय, देखिए 1 घंटा पूर्व दिशा में जाने में लगा, और 1 घंटा जो है पश्चिम दिशा में आने में लगा, टोटल 1 घंटा और 1 घंटा, टोटल 2 घंटा हो गया। यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, तो निकल करके आएगा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल करके आएगा। और कौन सी दिशा में, ये तो पूर्व था ना, ये था पूर्व, और ये क्या होगा, ये होगा पश्चिम, ये क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पश्चिम। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा इसका, ये पश्चिम होगा इसका औसत वेग, और ये आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे यहाँ पे बोला गया बिलियन के बारे में, कि बिलियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा गया बिलियन के संबंध में कौन सा कथन सही है। सबसे पहली बात, अगर हम बात कर लें मिश्रण के बारे में, किसके बारे में, तो अगर हम मिश्रण के बारे में बात करेंगे, तो आपको हम कई बार बताया है मिश्रण जो है 2 प्रकार का होगा। कितना प्रकार का, तो 2 प्रकार का होगा। एक को कहते हैं समांगी मिश्रण, एक को कहेंगे समांगी मिश्रण, और एक होता है बी समांगी मिश्रण। एक क्या होगा, एक होगा बी समांगी, एक होता है बी समांगी मिश्रण। अच्छा आपको याद रखना है, ये जो समांगी मिश्रण होता है ना, इसे ही कहते हैं विलयन। समांगी मिश्रण क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं विलयन। और ये जो बी समांगी मिश्रण दिखा आपको, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कोलाइड, एक होगा यहाँ पे क्या, एक होता है कोलाइड, और दूसरा होता है यहाँ पे निलंबन। क्या होगा यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे निलंबन। तो कोलाइड और यहाँ पे निलंबन होता है कौन, तो विसमांगी मिश्रण। लेकिन आपसे पूछा गया बिलियन के बारे में, बिलियन का मतलब क्या, समांगी मिश्रण।
बिलियन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? समांगी मिश्रण हो गया। अब आइए आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। अगर हम बात करेंगे बिलियन का ना, तो बिलियन का मतलब हो गया एक प्रकार का क्या, तो यहाँ पे जल था, जल, और जल में आपने मिला दिया चीनी को। जल में आपने मिला दिया चीनी को, तो ये क्या बना? शरबत बनाना, इसे ही कहते हैं बिलियन। इसे क्या कहेंगे? तो बिलियन। आइए यहाँ पे हम शरबत बना करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे होने क्या वाला है, क्या होगा। इस ये गिलास लिया आपने, और इस गिलास में आपने जल को लिया, और इस एक गिलास में आपने क्या किया? एक चम्मच चीनी को मिला दिया। एक चम्मच अगर आप चीनी को मिला देते हैं और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जब जब मिक्स कर देंगे ना, ये बिल्कुल पूरा का पूरा ये क्या होगा? ये मिल जाएगा। जब मिल जाएगा ना, तो आपको पता है, आपको जल और यहाँ पे इसमें आपको जल और क्या होगा? तो जल और चीनी का जो कण होगा वह दिखाई नहीं देगा। जल और चीनी अभी आप अगर देखेंगे घर में होंगे, तो आप देखिएगा जल और चीनी को घोल करके बिल्कुल अगर अच्छे तरह से मिला देते हैं ना, तो आपको नग्न आंखों से, मतलब खुली आंखों से जो है, जल और चीनी का कण बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये किस में होता है? तो ये होता है बिलियन में। किस में होगा? तो ये होगा बिलियन में, यानी कि चीनी और पानी का यहाँ पे बिलियन में ऐसा होता है। तो आप यहाँ पे अब कह सकते हैं बिलियन क्या होगा? बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, अभी बताया ना आपको। बिलियन समांगी मिश्रण होगा, और क्या होगा? इसमें जो विलय के कण होगा, मतलब चीनी का जो कण होगा, वह नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, और यही क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक पिंड 5 सेकंड में ए से बी तक 10 मीटर की सरल रेखीय दूरी तय करता है। देखिएगा ए है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बिंदु क्या है? एक बिंदु है बी। ये है ए और ये बिंदु है बी, और एक पिंड है। एक यहाँ पे पिंड यानी कि एक वस्तु है, जो कि 5 सेकंड में 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। यहाँ से ए से पहुंचा बी पर कितना? तो ये था किलोमीटर, नहीं, ये दिया गया मीटर। 10 मीटर की दूरी सरल रेखीय पथ पर यह तय किया है। अच्छा, आगे कहा गया है कि फिर उसी सरल रेखीय पथ के वापस बिंदु बी पर, बी से ए तक आने में इसको 5 सेकंड लगता है। अब पता है क्या कहा आपको? अब यहाँ पे फिर से आपको कहा है कि जब ये पिंड ए से बी पर पहुंचा ना, तो अब बी से जो है ना रिटर्न होगा, बी से लौट करके फिर से कहाँ पे आएगा? फिर से आएगा ए पर। कहाँ पे आएगा? तो ए पर आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे, अगर हम आपसे पूछ लें यहाँ पे कि इसके द्वारा जो कुल दूरी है यह कितना तय किया गया, तो आप कहेंगे 10 मीटर तो ए से बी पर गया, और बी से जो लौट कर आया ए पर, ये होगा 10 मीटर। टोटल जो दूरी होगा ये होगा 20 मीटर। कितना होगा? 20 मीटर। अच्छा, ये बोला गया 5 सेकंड में जाता है और 5 सेकंड में आता है। तो अगर हम पूछ लेंगे आपसे कि टोटल यहाँ पे कुल समय क्या होगा, तो कुल समय 5 सेकंड तो जाने में लगा और 5 सेकंड लगा आने में, तो टोटल समय जो निकल करके आएगा ये आएगा 10 सेकंड। अब पूछा गया आपसे औसत चाल कितनी है। आपसे पूछा यहाँ पे औसत चाल, क्या पूछ लिया? तो औसत चाल। और औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होगा? कुल दूरी बटे होता है यहाँ पे कुल समय। अगर हम बात करें कुल दूरी बटे कुल समय, दूरी है यहाँ पे 20 मीटर, और कुल समय कितना है? ये है 10 सेकंड। 10 से 20 कटेगा दो बार में, तो ये निकल कर के आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। क्या निकलेगा यहाँ पे औसत चाल? तो ये निकलेगा 2 मीटर प्रति सेकंड। आपका जो उत्तर होगा यह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए एक अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है, जो डैश के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारा जो पृथ्वी है ना, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है चंद्रमा। यह है हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी, और यह मून यानी कि चंद्रमा। और ये हमारे पृथ्वी को वृत्ताकार, यहाँ पे वृत्ताकार कक्ष में क्या करता है? तो चक्कर लगाता है, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ये जो चक्कर लगाता है बिल्कुल यहाँ पे, और जो चक्कर लगाता है ना, उसके द्वारा क्यों चक्कर लगाता है? तो अभी केंद्रीय बल के कारण ये चक्कर लगा पाता है चंद्रमा पृथ्वी का। तो यहाँ पे पूछा गया ऐसा क्यों होता है, किसके कारण ऐसा होता है, आप यहाँ पे बता दीजिए। तो दोस्तों, आप जरूर जानते होंगे कि अगर कोई दो पिंड है, अगर यहाँ पे m1 द्रव्यमान का और m2 द्रव्यमान का अगर कोई पिंड है ना, तो ये दोनों पिंड के बीच में एक प्रकार का लगता है आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? एक प्रकार का लगता है आकर्षण बल, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार का लगेगा आकर्षण बल। अच्छा, ये जब एक प्रकार का आकर्षण बल लगेगा
किसके बीच में, तो दो पिंड के बीच में। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा है, यहाँ पे चंद्रमा एक वस्तु है और पृथ्वी भी एक वस्तु है। तो क्या ये दोनों के बीच में आकर्षण बल नहीं लगेगा क्या? आप कहेंगे जी हाँ, आकर्षण बल ये दोनों के बीच में लगेगा। जब ये आकर्षण बल लगेगा ना, तो पृथ्वी क्या करता है, चंद्रमा को अपने तरफ खींच करके रखता है। पृथ्वी क्या करेगा, चंद्रमा को अपने तरफ खींच करके रखता है, जिसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। जिसे क्या कहेंगे, जिसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। जिसे क्या कह देंगे, अभिकेंद्रीय बल कह देंगे। और यही जो चंद्रमा को खींच करके रखता है पृथ्वी, जिसके कारण क्या होगा, चंद्रमा अपना जो वृत्ताकार कक्षा है ना, उससे भटक नहीं सकता है, भटक नहीं पाता है। अगर आप थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे अभिकेंद्र बल क्या होगा। तो किसी भी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान रखने के लिए केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होता है, केंद्र की तरफ एक बल की आवश्यकता होता है, जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। यहाँ पे लिखा गया है। आगे बोला गया कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, मतलब जो आकर्षण बल होगा ना, तो वह क्या होगा, आकर्षण बल ही क्या होगा, तो अभिकेंद्र बल का स्रोत है। और इसी आकर्षण बल के कारण चंद्रमा जो है अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाता और लगातार पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। तो अगर हम यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका सही उत्तर होगा पृथ्वी का आकर्षण बल। या तो पृथ्वी का आकर्षण बल आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया कि एथेनोइक अम्ल का अभिक्रिया अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवाया जाएगा तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यह है CH3COOH, जो कि है एथेनोइक अम्ल। ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है। अगर ये एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करेगा सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 से, अगर ये सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है CH3COON, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। ये क्या होगा, यही है यहाँ पे सोडियम एसीटेट है, और बनाता है जल और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, आपको ये बात याद रखना कि यहाँ पे ये सोडियम क्या है, एक प्रकार का है धातु। सोडियम क्या है, एक प्रकार का है धातु। तो यहाँ पे अगर कार्बोनेट होगा मतलब धातु का कार्बोनेट होगा, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब यहाँ पे NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, उसके साथ में अगर एथेनोइक अम्ल का अभिक्रिया करवाया जाता है ना, तो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा एक प्रकार का लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या जल बनाता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये सोडियम एसीटेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। और आपसे यही तो पूछा गया था ना कि क्या बनाएगा एथेनोइक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके यह बनाता है सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा जल। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि एक समान त्वरण से गतिमान पिंड के लिए औसत वेग क्या होगा। आपसे पूछा गया एक समान त्वरण होगा, त्वरण क्या होगा, एक समान होगा, और कोई वस्तु के लिए जो गतिमान वस्तु होगा ना, उसके लिए औसत वेग क्या होगा। औसत वेग अगर पूछेगा आपको, तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि औसत वेग होगा प्रारंभिक वेग यानी कि u, अंतिम वेग मतलब v/2, मतलब प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। आपका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रुक्ष अंतः प्रद्रवी जालिका, मतलब इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किया गया। और यहाँ पे क्या गया है चिकनी अंत प्रद्रवी जालिका, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किया गया। और यही आपसे पूछा गया है कि जो RER होता है और SER होगा, वह जो है उसमें अंतर क्यों होता है, ये अंतर को आप बताइए। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का जंतु कोशिका है, और आप देखेंगे जंतु कोशिका में ये जो आपको ये वाला पार्ट दिखा नहीं, ये यही क्या है, यही पार्ट जो आपको दिख रहा है यही है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये सब जो आपको यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ना, ये सब जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पे खुरदरी यानी कि रफ अंतःद्रवी जालिका। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अंतःप्रद्रवी जालिका होगा, जो अंतःप्रद्रवी जालिका होता है उसके ऊपर क्या होगा, इसमें जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना, इसे कहेंगे चिकनी, क्योंकि ये बिल्कुल चिकना सा देखने में लगेगा, बिल्कुल चिकना देखने में लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रकार का जो अंतःप्रद्रवी जालिका होता है ना, उसके ऊपर कुछ दाना दाना टाइप का होता है। क्या बोले हम आपको,
उसके ऊपर कुछ दाना-दाना टाइप का होता है जिसका कि नाम होता है राइबोसोम। जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होता है राइबोसोम। और ये कहाँ पे होता है? यह होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर। और ये जो राइबोसोम है ना, इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या काम होगा इसका? इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इसका काम होगा प्रोटीन का निर्माण करना। तो आपसे पता है क्या पूछा? आपसे पूछा गया जो चिकनी अंतःद्रवी जालिका है और खुरदरी अंतःद्रवी जो जालिका है ना, वो दोनों में अंतर क्या है? किसके कारण ये एक दूसरे से अलग होता है? तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो यहाँ पे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है इसके ऊपर होता है राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये जो है खुरदरी दिखाई देता है। और जो आपका उत्तर होगा वही होगा यहाँ पे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा गया कि सर्वोत्तम रूप से जो है सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। अच्छा, किसको परिभाषित करता है? तो अपचयन अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से कौन परिभाषित करता है? यही आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि जब भी होगा अपचयन अपचयन अभिक्रिया जब भी होगा यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन ना, तो उसमें क्या होता है? अपचयन में क्या होगा? तो अपचयन में होता है ऑक्सीजन की हानि। क्या होगा? ऑक्सीजन का होता है हानि और यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है यहाँ पे क्या? मिलना। मतलब हाइड्रोजन का होगा मिलना और यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा निकलना। हम इसे ही कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो क्या होगा? अपचयन में होगा ऑक्सीजन का यहाँ पे निकलना और हाइड्रोजन का मिलना। तो हाइड्रोजन का ग्रहण मतलब हाइड्रोजन का मिलना और ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ पे जो अगर बात करेंगे आपका सही उत्तर क्या होगा? यह ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए उपचयन के बारे में, किसके बारे में? उपचयन अभिक्रिया के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया के बारे में, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है ऑक्सीजन का मिलना। क्या होगा? ऑक्सीजन का मिलना होगा और इसमें होगा हाइड्रोजन का निकलना। मतलब ठीक उसका होता है उल्टा। ठीक उसका क्या होगा? तो उल्टा होगा। तो इसमें होगा ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का निकलना उपचयन में। लेकिन आपसे पूछा गया था अपचयन, तो यही होगा हाइड्रोजन को ग्रहण करना और यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर लगने वाले बल का परिमाण तब बढ़ता है जब। देखिए आपसे क्या पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक के ऊपर जो लगने वाला जो बल होगा ना, उसका परिमाण तब बढ़ता है। अरे इसका परिमाण कब बढ़ता है यही आपको बताना है। तो कोई भी मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे, ये कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है और उसके ऊपर उसमें क्या है? एक चालक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक है तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके ऊपर एक प्रकार का लगेगा बल। एक प्रकार का लगेगा बल और ये बोला गया बल का परिमाण कब बढ़ेगा? जब विद्युत धारा पड़े यहाँ पे क्या होगा? तो बढ़ेगा। यानी कि जब चालक तार के अंदर विद्युत धारा बढ़ती है ना, तभी क्या होगा यहाँ पे? तभी क्या होगा? तो चालक पर लगने वाला जो बल होगा वह भी क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। आगे आपसे पूछा गया कि थॉम्पसन के मॉडल में प्रायः प्लम पुडिंग मॉडल का अच्छा थॉम्पसन का जो मॉडल है उसे कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। वही कहा गया कि इस एनालॉगी में जो प्लम है ना, प्लम उसे जो है किससे निरूपित करता है? मतलब प्लम जो है किससे निरूपित करता है वही आप बताइए। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है जे थॉम्पसन का प्लम पुडिंग मॉडल। और इसमें पता है क्या कहा गया? इसमें कहा गया इसका तुलना किया गया किससे? तो तरबूज से। किससे? तो तरबूज से इसका तुलना यहाँ पे किया गया है। और इसका कहना है इसका जे थॉम्पसन का कहना है कि जो तरबूज में जो खाने वाला जो लाल भाग होगा, तरबूज के अंदर जो खाने वाला बिल्कुल जो लाल भाग होता है, तरबूज जो एक गोला है ना गोला, उसके बारे में कह दिया तरबूज जो गोला है वह है धनात्मक गोला। तरबूज क्या बोल दिया? तरबूज है एक धनात्मक गोला। लेकिन तरबूज के अंदर जो दिख रहा है यहाँ पे बीज, जो आपको बीज दिख रहा है तरबूज के अंदर, उसे कहा गया वह है ऋणात्मक, यानी उसे कह दिया इलेक्ट्रॉन। इसे ही कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन आपसे पूछा गया कि प्लम का मतलब क्या बोला इसने? तो प्लम यानी कि आप कह सकते हैं किशमिश। कहने का मतलब क्या? ये जो तरबूज का जो यहाँ पे प्लम पुडिंग मॉडल यानी तरबूज से तुलना किया ना, इसका तुलना किया था क्रिसमस केक से। किससे? तो यहाँ पे क्रिसमस केक से भी इसका तुलना किया था। और कहा गया था यहाँ पे जो केक होगा ना, केक तो उसमें
केक जो होगा वो धनात्मक गोला होगा, और जो उसमें सूखा मेवा लगा होता है किशमिश सब ना, उसे क्या कहा, उसे कहा उसने इलेक्ट्रॉन। क्या कह दिया, उसने कह दिया इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद रखना है कि पलम जो होगा वह जो है ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। पलम क्या दर्शाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन आवेशित को दर्शाएगा। मतलब आपका उत्तर यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब एक धातु ऑक्साइड एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पादित होता है, यही आपसे पूछा गया। पहली बात यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है धातु ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि जो धातु का ऑक्साइड होगा, अगर कोई भी धातु का यहाँ पे ऑक्साइड होगा ना, वह धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय। क्या होगा, धातु का ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है वो होता है क्षारीय, और इसका अभिक्रिया करवाया गया अम्ल के साथ में। तो यहाँ पे अगर धातु ऑक्साइड है तो एक प्रकार का क्षार है, ये एक प्रकार का क्षारीय अगर प्रकृति है तो एक प्रकार का क्षार होगा। उसके बाद अगर इसका अभिक्रिया करवा दिया गया है अम्ल के साथ में, तो क्षार और अम्ल जब भी अभिक्रिया करता है ना, ये बनाता है लवण। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और लवण के साथ साथ बनाता है जल। और जो आपका उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया कि तत्वों के नामों और प्रतीकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सिल्वर के लिए एस कहते हैं, मरकरी के लिए एमी कहते हैं, लेड के लिए एलडी कहते हैं, या तो टीन के लिए एसएन कहते हैं। यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों वह हमें आप बताइए कमेंट बॉक्स में। यह प्रश्न है आपके लिए होमवर्क। हम अगला प्रश्न के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे आगे कहा गया आपसे कि कुछ है पौधों में पत्तियों के आधार पर या नोड के पास एक बीजोत्तक उत्तक पाया जाता है जो परिपक्व उत्तक के क्षेत्रों को पृथक करता है। यह उत्तक कौन सा है। तो आपसे बस क्लियर यही पूछा गया यहाँ पे। क्या पूछा गया, कुछ पौधा में क्या होता है, तो पत्तियों के आधार पर या तो नोड के पास एक बीजोत्तक पाया जाता है, उसी का नाम क्या, यही आपको बताना है। तो उस बीजोत्तक का नाम होता है अंतर्विष्ट बीजोत्तक। क्या होगा, अंतर्विष्ट बीजोत्तक उसका नाम होता है। और आपको याद रखना ये जो अंतर्विष्ट बीजोत्तक है यह पत्ती के आधार और कहाँ पे, तो गांठ के पास जो होता है ये पाया जाता है बीजोत्तक उत्तक। और बात करें अगर शीर्षस्थ बीजोत्तक, यह क्या करता है, तो तना और जड़ के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाएगा। और ये जो पार्श्व बीजोत्तक उत्तक होता है यह जो है तने के किनारों यानी कि पार्श्व भाग में क्या करता है, मोटाई को बढ़ाता है। और आपको ये भी याद रखना है जो बीजोत्तक उत्तक होता है जिसमें कि कोशिका विभाजन के द्वारा पौधा में वृद्धि करता है, वह कितना प्रकार के होगा, तो वह होता है 3 प्रकार का, शीर्ष अष्टबीजोतक, अंतर्विष्टबीजोतक और पार्श्वरूपबीजोतक। तो अगर हम बात कर लें इसका सही उत्तर क्या हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्विष्ट बीजोतक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। आगे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभी कार्बनिक यौगिकों का एक विशिष्ट अभिलक्षण है। आपसे पूछा गया सभी कार्बनिक यौगिक का कौन सा जो है विशिष्ट अभिलक्षण है, तो जितना भी कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कार्बन होगा। जितना भी कार्बनिक यौगिक होगा उसमें क्या होगा, हमेशा कार्बन होगा। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आप हमें बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।